हाँ दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आपका स्वागत करने और आपको रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्वसन तंत्र और श्वसन के बारे में चित्र के साथ। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आज देखेंगे श्वसन। सबसे पहले श्वसन, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चित्र आपके सामने है। ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? श्वसन कहलाती है, ठीक है। C6H12O6 ये क्या है आपका? ये है आपका ग्लूकोज। क्या है दोस्तों? ग्लूकोज, ठीक है। जिसमें कार्बन का रेशियो रहता है 1, हाइड्रोजन का रहता है 2 और ऑक्सीजन का रहता है 1। तो यहाँ पे आपका 1:2:1 के रेशियो में बन जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है ना। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्रिया करवा दी। तो हमें क्या क्या मिल रहा है? देखिए, हमें एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन जल मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन की स्थिति में जब क्रिया हुई तो क्या क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिली। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगी। हमें जरूरी मात्रा में जल मिला और हमें शरीर को चलाने के लिए एनर्जी भी मिली, ठीक है। सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक 3 प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? देखेंगे आप। पहला होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, ठीक है ना। तो बाह्य श्वसन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन को आपने लिया, इन किया, और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने आउट किया, मतलब छोड़ा, ठीक है। ये हो गया आपका बाह्य श्वसन। चलिए, दूसरा क्या हो जाएगा? गैसों का शरीर में परिवहन। गैसों का शरीर में परिवहन कौन करता है? रक्त के माध्यम से करता है। रक्त में आपके आरबीसी में एक विशेष प्रकार का लौह तत्व होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है धमनियों के माध्यम से और पूरे शरीर में हर कोशिका तक पहुंचाता है और हर एक कोशिका से उठाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सिराओं के माध्यम से पुनः लाकर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और छोड़ने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और पुनः ऑक्सीजन अंदर आती है। तो मेन, अगर आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण रेस्पिरेटरी अंग यानी कि श्वसन अंग कौन सा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर होगा आपका फेफड़े। आंसर क्या होगा? फेफड़े। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्त। चलिए, आंतरिक श्वसन की बात करते हैं। तो आंतरिक श्वसन का मतलब क्या हो गया? गैसों का परिवहन कराया हमने, ठीक। अब देखिए, हम तो बाहर से सांस ले ही रहे हैं, लेकिन जो शरीर की हर एक कोशिका है, जो शरीर की हर एक कोशिका है, वो भी सांस ले रही है, वो भी ऑक्सीजन लेने का काम कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम कर रही है। क्लियर हो रहा है? चलिए, वायु श्वसन के बारे में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वायु श्वसन के बारे में। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को वायु श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए भाई, जब वातावरण में जितनी गैसें हैं उन सभी गैसों को हम अपने शरीर में प्रविष्ट कराएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया 78%, ठीक है ना। ऑक्सीजन लगभग 20% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया और जल वाष्प 0.5% हो गया, ठीक है ना। श्वसन क्रिया में होता क्या है? मुख्यतः सुनेंगे अब आप। नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका यहाँ पर ये। क्लियर? अब सुनिए दोस्तों, देखिए, जब हम इन कर रहे थे, सांस को ले रहे थे, तो जलवाष्प हमने कितनी छोड़ी थी? आपको यही देखना है। जलवाष्प हमने 0.5% छोड़ी थी, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, जब हम वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी गैसों को छोड़ रहे हैं तो कितना छोड़ रहे हैं देखेंगे आप। 20% हमने ऑक्सीजन ग्रहण की थी, ठीक है। 16% हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया और उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। 16% का हमने इस्तेमाल नहीं किया, मतलब इस्तेमाल कितना किया? केवल 4% का, ठीक है ना। बात समझे आप? कार्बन डाइऑक्साइड 4% हम छोड़े, ठीक। अब सुनो, देखो कितना हम लिए थे? 0.03% लिए थे, लेकिन दे कितना रहे हैं? 4% दे रहे हैं, ठीक है ना। और जल वाष्प
6.5% और नाइट्रोजन पूरा का पूरा हमने वापस निकाल दिया। ठीक है ना। अब सुनिए, सांस लेने की प्रक्रिया को निश्वसन और छोड़ने की प्रक्रिया को उच्च श्वास कहते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से आप इसको जान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे आप, गैसों का शरीर में परिवहन, गैसों का शरीर में परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब हम ये जानेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स यानी कि फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना, ठीक है, क्या कहलाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। मैं बता चुका हूं आपको पहले कि आरबीसी लेकर जाता है। ठीक है, श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है ना, कौन करता है, ब्लड करता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब एक चीज़ आप सुनेंगे ध्यान से कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है। HbO2 इसकी क्रिया याद रखनी है। ये आपसे पूछ सकता है कि HbO2 क्या है या फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके क्या बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन, ध्यान से, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये सब बातें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर। अब सुनिए, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लौह परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक, चलिए आते हैं आंतरिक श्वसन पर। आंतरिक श्वसन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, थ्योरी की क्लास मैंने पहले ली थी, एक नोट्स आपको पूरा प्रोवाइड करवा दिया था। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है तुरंत जाएं डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके तुरंत ही आप उस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों को एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है। मतलब सुनिएगा ध्यान से, जब हम इंटरनल श्वसन कर रहे हैं, जब शरीर के अंदर श्वसन क्रिया चल रही है, तो जो श्वसन गैस है यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक्सचेंज कहाँ होता है, कोशिकाओं में। मतलब आरबीसी जाता है कोशिकाओं तक, ऑक्सीजन देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनऑक्सी और ऑक्सी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, एनाएरोबिक और एरोबिक। ठीक है ना, क्लियर। चलिए सेल स्ट्रक्चर, देखिए मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि मैं आपको सेल स्ट्रक्चर जरूर बताऊंगा कि एक कोशिका का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है दोस्त, चलो देखो, बहुत ध्यान से देखोगे। देखो लाइसोसोम, अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये लाइसोसोम हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, माइटोकाइंड्रिया हो गया। कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसमें, ये हो गया आपका राइबोसोम। ठीक, ये हो गया आपका मध्य में केंद्रक। क्या हो गया ये दोस्त, मध्य में केंद्रक। और ये हो गया तुम्हारा गाल्जिकाय, ये हो गया तुम्हारा गाल्जिकाय। इतनी बात क्लियर हो रही है, ये क्या हो गया, गाल्जिकाय। ठीक है ना। अब सुनो, माइटोकाइंड्रिया क्या करता है भाई, इसे हम कहते हैं पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है ना। लाइसोसोम क्या करता है, जो मरी हुई कोशिकाएं रहती हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, मतलब पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं आप, राइबोसोम को आप कहते हैं, क्या बताएंगे दोस्तों जल्दी से, राइबोसोम को आप प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। और इसी के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे आप केंद्र झिल्ली के नाम से जानते हैं, जो आपके कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, इसको कोशिका झिल्ली के नाम से। ठीक है ना, जो कोशिका की रक्षा करती है। क्लियर हो रही बात। चलिए नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया, हर जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य, जिसे आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकाइंड्रिया में पूरी होती है। चलिए अब हम जानते हैं अनऑक्सी और ऑक्सी श्वसन के बारे में। ठीक, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें अब सुनिए ध्यान से, अनऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। बहुत ध्यान से सुनो, अनऑक्सी श्वसन कहाँ पूरा होता है, तो कहोगे कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में या फिर साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन सेल के साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे, अनऑक्सी श्वसन का में ग्लूकोज का आंशिक विघटन कहाँ होता है, तो आंसर दोगे सेल के साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। क्लियर हो रही बात। ठीक है, तो देखो C6H12O6। अब सुनो, जब इसमें ग्लूकोज आपका टूट रहा है तो वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, पारुविक एसिड, पारुविक एसिड कितनी ऊर्जा निकाल रहा है, 2 ATP ऊर्जा। ठीक है ना,
ध्यान रखना है। मैंने तुम्हें पिछले टर्न पे भी बताया था, सारे पॉइंट लिखवा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको समझ लो, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। ये टूट किस में रहा है? पायरुविक एसिड में टूट रहा है। भाई बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जिससे क्या हो गया है? ऑक्सीजन की कमी हो गई है। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुविक अम्ल में टूटता है। और कितनी ऊर्जा लेता है? 2 ATP ऊर्जा। ठीक है, क्लियर? ठीक। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जान लो, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रट डालो, चाहे याद करो, कुछ भी करो, लेकिन याद होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक, चलो आते हैं ऑक्सीशोषण देखते हैं। देखो ध्यान से, था तुम्हारा कि भाई अनऑक्सी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो जब हम ऑक्सी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ठीक, ग्लूकोज अणु टूटेगा किसमें? अभी बताता हूँ किसमें टूटेगा। लेकिन अगर पूछा जाए भाई अनऑक्सी श्वसन में क्या ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो कहोगे बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है ना। अब सुनो अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने लिख भी दिया है, बार बार पूछा गया है तुम्हारे पेपरों में, इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन बन जाता है। क्लियर? ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन या पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? C6H12O6। अब देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट है तो पूरी की पूरी 36 ATP ऊर्जा देगा और पूरी की पूरी पावरफुल ताकत बन जाएगी 36 ATP ऊर्जा। 36 ATP ऊर्जा, ठीक है ना। और साथ ही साथ CO2 छोड़ेगा और जल भी छोड़ेगा। क्लियर? चलो, इस प्रकार पूरी कोशिकीय श्वसन आंतरिक श्वसन में एक ग्लूकोज के रूप में देखो 36, इस बार ऑक्सी में और अनऑक्सी में 2, तो कुल कितना? 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। ऑक्सी श्वसन को क्रेब्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सी श्वसन को क्रेब्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। चलो अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और समाप्त करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है ना। चलो देखो, मनुष्य की सांस लेने की जो दर होती है वो होती है 15 से 12 बार, मतलब 12 से 15 बार प्रति मिनट। ठीक, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो कहोगे मेडुला ऑब्लागेंटा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लागेंटा। इसको दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह किस माध्यम से, अगर पूछा जाए आपसे किस माध्यम से पूछा जाए अगर आपसे दोस्तों, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, वायु कूपिकाओं द्वारा। किसके माध्यम से दोस्त? वायु कूपिकाओं द्वारा। ठीक है ना, आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चित्र देख रहे होंगे और आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ जानते रहिए दोस्तों कि जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं रक्त के माध्यम से। ठीक है ना, तो धमनियाँ, आप आंसर बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा इसका। यहाँ पे आंसर क्या होगा? वायु कूपिकाओं द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों, आप जल्दी से बताइए। फेफड़ों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। ठीक है ना, ये आपका टेस्ट है एक तरह से। आप कृपया करके सारे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त होता है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त होता है और बायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त होता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जो लेफ्ट हो गया आपका वो 2 और जो राइट हो गया वो 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे दाएं फेफड़े की बात है, 3 पिंडों में होता है तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित होता है। क्लियर दोस्त? तो देखिए, इस टेस्ट को लगाने से पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें, तभी इस टेस्ट को लगा पाएंगे। ठीक है ना। फेफड़ों की सुरक्षा है तो इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? जल्दी से दोस्तों आप बताएंगे कौन सी झिल्ली का आवरण होता है। तो आंसर आप जान लीजिए दोस्त मेरे कि इसका आंसर होगा प्लेउरा झिल्ली। ठीक है, फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? प्लेउरा झिल्ली करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। अब दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वातावरण से तो 0.003%, ठीक, 0.03% केवल, लेकिन जब छोड़ते हैं तब 4% लगभग छोड़ते हैं। तो आपका यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर क्लियर हो रही बात, बोलिए जल्दी से। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप कहेंगे 20 से 21% ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कितनी हैं, तो हम देखिए इस्तेमाल हम 4 से 5% ऑक्सीजन का करते हैं और छोड़ते हैं तो लगभग 16 से 17% के आसपास हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ऑक्सीजन हम 20% लिए, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए, नाइट्रोजन 78% लिए, ठीक है ना। अब आउट करने की बात कहें तो एक चीज़ बहुत ध्यान से, नाइट्रोजन देखिए 78% पूरा का पूरा बाहर निकाल रहा है, ध्यान से, ठीक है। लेकिन अब सुनते रहिए ध्यान से आप, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 4 से 5% हमने इस्तेमाल कर लिया, तो बचा कितना, 16% हम बाहर निकाल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 4% हम बाहर निकालते हैं। क्लियर हो रही बात। अब भाई 4% आप पूछोगे आया कहाँ, तो मैंने बताया आपको, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। बहुत ध्यान से, है आपका ग्लूकोज, माल्टोज, शर्करा, तो आप आंसर यहाँ पर ग्लूकोज लगा दीजिए, माल्टोज और शर्करा तक मत पहुँचिए, यहाँ पे आप लगाइए ग्लूकोज। यह क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, ग्लूकोज आप आंसर लगा दीजिए। श्वसन जीवों में 24 घंटे चलता है, जानते हैं। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ये सब बातें क्लियर हो रही हैं आपको, ये सब बातें आप जानते हैं, मैं अभी अभी आपको पढ़ाया, मैंने अभी बताया आपको, पिछली क्लास में भी बताया था मैंने आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में। चलिए तब हम देर न करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बातें आपको समझ में आ ही चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है, आप बताइए दोस्तों। फेफड़े से, बहुत ध्यान से, एम्फीसेमा लंग्स से संबंधित है, ठीक। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। आपको मैं बता चुका हूं इसके बारे में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में, अब देखो ऑक्सी श्वसन की बात की है, यहाँ पर 35 ATP आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 36 ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन अगर 36 ऑप्शन में दिया होता तो आप 36 ही लगाते। 38 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बता रहा है 38, लेकिन 38 एकदम एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, यहाँ पे 36 होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था, ठीक है ना। 38 आप लगा दीजिए क्योंकि पूरी की पूरी जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें 38 ATP होते हैं, 36 ATP ऑक्सी और अनऑक्सी में 2 ATP, तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तब 38 ATP बनता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 38 ही दे रखा है, 36 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो मजबूरी है 38 पे टिक करना, 35 पे आप टिक मत करिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब अनऑक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ध्यान से आप बताएंगे इसका आंसर। जब अनऑक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे किण्वन कहते हैं। आप ए ऑप्शन टिक कर लीजिए। किण्वन की क्रिया के द्वारा शराब तथा सिरके का निर्माण होता है। शराब तथा सिरके का निर्माण होता है। दोस्तों ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है। मैं आपसे चाहूँगा इसका आंसर, लेकिन चलिए बता ही देता हूँ, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। अब जब छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन तब कितनी छोड़ रहे हैं, 16%। कितनी छोड़ रहे हैं, 16%। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके
अब बार बार वही बात, नाइट्रोजन कितनी होती है तो 78 होती है। ऑक्सीजन भाई कितनी लेते हैं तो भाई 20% लेते हैं हम, ठीक है। और नाइट्रोजन को हम छोड़ते कितना परसेंट है तो पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, मतलब शरीर में उसका कोई यूज ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं 0.03% लेते हैं, ठीक। कितना छोड़ते हैं तो आप कहेंगे कि भाई 4% छोड़ते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहते हैं। दोस्तों कॉमन स्टेप क्या किसे कहते हैं तो आप बताइए। ए ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस, किसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस को, ठीक है ना। इसको मैंने आपको बताया था अभी जब मैं ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन की बात कर रहा था, तब मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया दोस्तों, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। आप क्या आंसर लगाएंगे, माइटोकाइंड्रिया। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों, माइटोकाइंड्रिया के अंदर संपन्न होती है। क्लियर। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है, ये तो आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र की बात हो रही है दोस्तों पाइरुविक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र होता क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तब किसमें किसमें टूटता है, पाइरुविक एसिड में, और 2 ATP एनर्जी निकालता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पाइरुविक एसिड सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है, हालांकि श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है तो आपका माइटोकाइंड्रिया सही जवाब हो जाएगा, माइटोकाइंड्रिया सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुविक एसिड का विखंडन किसमें होता है। तो दोस्तों क्या पूछा है आपसे, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है, किसमें हो जाता है। जल्दी से दोस्तों, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें हो जाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। पाइरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर। बताइए दोस्तों, क्लियर हो रही बात। तो आप क्या लगाएंगे, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। भाई नाइट्रोजन 78% ली जाती है तो 78% छोड़ी भी जाती है। क्लियर। चलो कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो पहला क्या है फैक्ट, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% ग्रहण की जाती है तथा सबसे ज़्यादा 78% छोड़ी भी जाती है, ठीक। ऑक्सीजन 21% ग्रहण की जाती है और 16% छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ग्रहण की जाती है और 4% छोड़ी जाती है। ओके। चलो जल्दी से बताओ अब अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, तो आप बताएंगे पाइरुविक एसिड, ठीक। देखो अनऑक्सी श्वसन में बगैर ऑक्सीजन की उपस्थिति के टूटता है पाइरुविक एसिड में, ठीक है ना, जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है। तो दोस्तों 3.5 लीटर, लगभग कितनी, 3.5 लीटर ग्रहण कर सकते हो, जबकि हल्की सांस नॉर्मल सांस 1.5 लीटर, ठीक है ना, बताया था मैंने तुम्हें। चलो अगला देखो, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। भाई मेरे 12 से 15 बार। कितनी बार भैया, 12 से 15 बार। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने ATP अणु का निर्माण होता है। भैया 38 अणु का, 38। इसको रट डालो। यहाँ पर ग्लूकोज का जब भी डिफॉर्मेशन यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन के माध्यम से, तो भैया ऑक्सी में 36 और अनऑक्सी में 2 ATP आपके होते हैं, सब जुड़ के 38 बन जाते हैं। क्लियर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्त मेरे बहुत ध्यान से बताना, इसका आंसर क्या होगा, श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। मतलब देखो जब आउट हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, समझे, ठीक। चलो अगला देखो, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है। भैया मैंने बताया था 5 लीटर। कितनी बताया था, 5 लीटर, ठीक है। मतलब सुनो, जब आराम से सांस लेते हो तो 1.5 लीटर तक गैस ले सकते हो, थोड़ा जोर से सांस ले लोगे तो 3.5 लीटर। और फेफड़े में एक बार में कितनी गैस लगभग रहेगी,
तो कहोगे 5 लीटर। एक बार में धारण करने की क्षमता क्या है? 5 लीटर है। क्लियर? चलो भैया अगला देखो, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? तो बताओ भाई, ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके ऊपर निर्भर करता है मेरे भैया? जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, फटाफट सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, यहाँ पर होगा हीमोग्लोबिन। क्या आंसर होगा? हीमोग्लोबिन। दोस्तों वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में होता है भैया? 2 चक्रों में होता है, अनाक्सी और आक्सी। ठीक, तो देखो कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर 2 चक्र ग्लाइकोलिसिस एवं क्रैब के माध्यम से पूरा होता है। देखो ऑक्सी अनऑक्सी की बात हम करते हैं तो अनऑक्सी में क्रैब चक्र ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, दोनों पार्ट में होता है, ठीक है ना। चलो आगे आओ 28 नंबर पे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सी श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? तो कहोगे एथिल अल्कोहल तथा जल में। किसमें होता है? एथिल अल्कोहल तथा जल में। एथिल अल्कोहल तथा जल में, जिसे आप पार्विक एसिड भी कह सकते हैं। एथिल अल्कोहल और जल में, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल और जल मिलके क्या बनेगा? पार्विक एसिड। और कितनी एनर्जी निकलती है? तो कहोगे 2 ATP। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भैया? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाता है? HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? तो 2%, केवल 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है। क्लियर? मतलब अगर हीमोग्लोबिन कम होता है शरीर में तो आपके मरने की समय नज़दीक आ गया, आप ये जान लीजिए, सीधा सीधा बात, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, विश्राम की अवस्था में वयस्क की श्वसन दर कितनी हो जाती है? नॉर्मल देखो 12 से 15 बार जानते हो, लेकिन जब व्यक्ति आराम करता है, सो रहा होता है, तो सांस तेजी लेता है, 16 से 20 बार। ठीक, सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है। ठीक, सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन 0.5 लीटर होता है। कितना होता है भाई? 0.5 लीटर। ठीक, नेक्स्ट, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। ऑप्शन आपके सामने है, श्वास नलिकाएं, वायुकूपिकाएं। तो यहाँ पर आप वायुकूपिकाएं लगाइएगा। वायुकूपिकाएं जिसको आप एल्विलॉय कहते हैं, मतलब जो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है उसे आप क्या कहते हैं? एल्विलॉय। ओके, चलिए नेक्स्ट, उच्च श्वसन के समय सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है? उच्च श्वसन के समय सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है? क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। बताओ भाई, वातस्फीति, अस्थमा, श्वसिनी सोए, सिलिकोसिस। तो आप आंसर लगा दीजिए अस्थमा। आंसर क्या लगा दीजिए? अस्थमा। ठीक, खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है भैया? सिलिकोसिस। सिलिकॉन ज़्यादा होता है, सिलिकॉन ज़्यादा होने की वजह से कौन सा रोग होगा? सिलिकोसिस, जिससे आपके फेफड़े ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, देखो सिंपल है, फेफड़ों की कुल क्षमता होती है लगभग आप 5000, मैं कहता था आपसे 5, ठीक, तो उसी को ml में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने, तो 5800 के आसपास आप मान लीजिए। 5800 आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है, बहुत ध्यान से बताओ। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा मैंने इक्वेशन पूरा बना कर तुमको दिखाया, तो एक रासायनिक इक्वेशन तो होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, वायु ग्रहण करते समय तनुपट यानी कि डायफ्राम होता है। वायु ग्रहण करते समय जब आप सांस ले रहे हैं, मतलब सांस को अंदर खींच रहे हैं, तो चपटा हो जाता है, पतला हो जाता है, चिपट जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, भोजन निकलते समय
सांस मार्ग को बंद कौन करता है? भैया सांस मार्ग को बंद कौन करता है? आंसर होगा तुम्हारा एपिग्लॉटिस। आंसर क्या होगा यहाँ पे? एपिग्लॉटिस। रट डालो कि भोजन सांस नली में क्यों नहीं जाता है, तो एपिग्लॉटिस उसे बंद कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे, बोलो ठीक है ना, बताओगे ना बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ। इसमें होता क्या है तो दोस्तों, बाह्य श्वसन में आप ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, किसके माध्यम से? नासाग्रहिका, जिसे आप नजल कैविटी कहते हैं, नजल कैविटी नाक के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है ना, इसे कहते हैं बाह्य श्वसन। ओके, तो देख लो एक पॉइंट, निःश्वसन या अंतःश्वसन, इंस्पिरेशन वायु ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना निःश्वसन या अंतःश्वसन कहलाता है, इसे इनहेलेशन कहते हैं। ठीक, निःश्वसन सक्रिय प्रावस्था है जो तनुपट यानी कि डायफ्राम एवं बाह्य अंतराप्रयुक्त पेशियों इंटरकोस्टल मसल्स के संकुचन से प्रारंभ होता है। ओके, तो दोस्तों भाइयों, यहाँ पर आपकी वीडियो समाप्त होती है। ये 40 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी थी आपके लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।